Hi guys, welcome back to Logiri. How are you all doing? I hope all of you are doing great. आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड लैंडमार्क जजमेंट्स फॉर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन. तो जितनी भी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रही हैं, जो पहले आ चुकी हैं और कुछ और भी, मैंने इस वीडियो में आपके लिए मतलब एक लिस्ट क्रिएट करी है. ये पार्ट 2 है, हम ऑलरेडी पार्ट 1 कर चुके हैं, तो पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो जरूर देख लेना. प्लस मैंने एक वीडियो करी हुई है इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स नाम से, वो भी देख लेना. ये दोनों वीडियोस देखकर आप इसके नोट्स बना लेना और नोट्स बनाकर लर्न कर लेना. ठीक है ना. आपको लर्न करना बहुत ही इजी रहेगा बिकॉज मैं साथ साथ आपको स्टोरीज बताती रहती हूँ कि क्या हुआ था केस में. प्लस आपको जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स है वो भी मैं साथ साथ एक्सप्लेन करती रहती हूँ, सो दैट आपको याद करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो. नोट्स बनाने इसलिए जरूरी है बिकॉज आपको पता ही होगा AIBE में अब बेयर एक्ट्स विदाउट नोट्स और कमेंट्स अलाउड है. ठीक है ना. तो विदाउट नोट्स एंड कमेंट्स अलाउड है, इसलिए जजमेंट्स नहीं होंगी आपकी बेयर एक्ट में, आपको खुद ही याद कर जानी पड़ेगी. नंबर 1. नंबर 2, बुक्स आर ऑल्सो नॉट अलाउड. राइट, समझ में आ गया. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ. अपने नोट्स बनाने के लिए नोटबुक और पेन साथ रखें और नोट्स बना लीजिए साथ साथ. एंड जो मैं आपको मेमोरी ट्रिक्स दे रही हूँ, मेमोरी ट्रिक्स मतलब स्टोरी सुना रही हूँ, ये सब कर रही हूँ, वो भी साथ साथ नोट करते जाइएगा सो दैट आपको इजीली याद हो जाए. स्टार्ट करते हैं. Yeah guys, welcome to Logiri. I hope you have subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name @IamLogiri. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Logiri, then do follow us on Instagram. Retention of money deposited with advocate for the decree holder even after execution proceedings was held as an instance of misconduct in which case. मतलब डिक्री होल्डर जिसकी फेवर में डिक्री आई, जिसकी फेवर में डिसीजन आया है, अगर उसके पैसे एडवोकेट रख लेता है इवन आफ्टर एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स, तो उसको क्या माना जाएगा? मिसकंडक्ट. और ये किस केस में हेल्ड किया गया था? ABCD इन री DC सक्सेना, वीरेंद्र राव वर्सेस टेकचंद, शंभूराम यादव वर्सेस हनुमान दास खत्री, प्रहलाद सरन गुप्ता वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया. इसका मेरा बच्चों इसका आंसर है डी, प्रहलाद सरन गुप्ता वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया. राइट. डिक्री होल्डर क्या होता है? डिक्री होल्डर एनी पर्सन इन हुज फेवर अ डिक्री हैज बीन पास्ड और एन ऑर्डर केपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज बीन पास्ड. डिसीजन उनकी फेवर में हुआ है तो क्या बोलेंगे? डिक्री holder. Right. Even though the appellant was representing the decree holder, he had colluded with the judgment debtor and had realized rupees 1600 from him. इसकी स्टोरी क्या है केस की, वो मैं बता रही हूँ आपको कि मतलब 1600 जो थे वो ले लिए थे एडवोकेट ने. ठीक है ना. आउट ऑफ विच 1500 was withheld by him with himself and he did not pay that said amount to the decree holder for the period of 8 months. In spite of repeated requests for the said amount, the appellant did not hand over the amount to the decree holder and instead deposited the said amount in the court just to annoy or harass the decree holder. मतलब अपने क्लाइंट को हरास करने के लिए पहले तो रुपीज 1600 कोर्ट से ले लिए. ठीक है ना. उसके बाद उसने क्लाइंट को नहीं दिए, इंस्टेड वो क्या किया? डिपॉजिट करा दिए कोर्ट के अंदर जस्ट टू harass the client. Further, the appellant has obtained rupees 450 from the judgment debtor as fees and expenses for engaging a lawyer named Shri VK Gupta at Allahabad to get stay order in the execution proceeding. The appellant also mentioned the judgment debtor that he had given a letter regarding the same to Shri VK Gupta, advocate at Allahabad. मतलब एक तरह से he even was on the side of the judgment debtor, जो उसके client के against हो गया. तो this was held to be a misconduct on the part of the advocate. राइट. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको समझने के लिए, उसका आंसर देने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये समझ ले पहले. द DNA टेस्ट कैन नॉट रिबट द कंक्लूसिव प्रिजम्पशन envisaged under section 112 of the Indian Evidence Act. The parties can avoid the rigor of such conclusive presumption only by proving non-assess, which is a negative proof. क्या कहना चाहते हैं? 112 एविडेंस एक्ट का 112 सेक्शन पढ़ लेते हैं. बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी. अगर हस्बैंड और वाइफ की मैरिज चल रही है तो दैट इज कंक्लूसिव प्रूफ कि वो लेजिटिमेट चाइल्ड है. अगर A एंड B की शादी हुई, ठीक है ना, A एंड B की शादी चलते हुए C पैदा हो गया तो C A एंड B का बच्चा ही माना जाएगा.
ठीक है। और क्या है, द फैक्ट दैट एनी पर्सन वॉज born during the continuance of a valid marriage between his mother and any man or within 280 days after its dissolution, the mother remaining unmarried shall be conclusive proof that he is the legitimate son of that man, unless it can be shown that the parties to the marriage had no access to each other at any time when he could have been begotten. मतलब कंक्लूसिव प्रूफ क्या है, यही माना जाएगा कि सी जो है वो ए और बी का बच्चा है, ठीक है। बट अगर ए जो बी जो हस्बैंड है वो ये प्रूफ कर देता है कि उस टाइम पे हम साथ में ही नहीं थे, वी वर नॉट टुगेदर, ठीक है ना, तो हम वो कंसीव ही नहीं हो सकता था, तो वी वर नॉट टुगेदर, दैट इज द ओनली वे ये नेगेट करने का प्रिजम्पशन कि वो सी जो है वो ए और बी का लेजिटिमेट चाइल्ड नहीं है, नहीं तो सी जो है वो ए और बी का लेजिटिमेट चाइल्ड ही माना जाएगा। इवन अगर डीएनए टेस्ट नेगेटिव आ जाता है तब भी लॉ प्रिज्यूम यही करता है, दैट इज व्हाट ही द पर्सन हैज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, ठीक है ना। DNA test cannot rebut the conclusive presumption emphasized under section 112 of the Indian Evidence Act, ठीक है। DNA टेस्ट भी रिबट नहीं कर सकता प्रिजम्पशन कि अगर ए और बी की शादी हो रखी है और सी पैदा हो जाता है तो सी ए और बी का लेजिटिमेट चाइल्ड है। द पार्टीज कैन अवॉइड द रिगर ऑफ सच कंक्लूसिव प्रिजम्पशन ओनली बाय प्रूविंग नॉन असेस कि वो थे ही नहीं, they were not together, which is a negative proof. It was so held in which case, कौन से केस में हेल्ड किया गया था बच्चा पाड़ी, ये हेल्ड किया गया था ए, आंसर इज ए, शाइक फखरुद्दीन वर्सेस शाइक मोहम्मद हसन, राइट, नोट कर लेंगे सब, दिस इज इम्पॉर्टेंट एंड इजी, समझा दिया तो इजी लग रहा होगा। अब अगर आपने पार्ट 1 देखा है इस वीडियो का तो आपको पता होगा इसका आंसर। द डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्शन 299 एंड 300 was made clear by Melville Justice in which case, in B, Reg versus Govinda। इसके एक्सप्लेनेशन भी आपको पार्ट 1 में मिल जाएगी, पार्ट 1 देखेंगे सभी के सभी। एंड मीनवाइल लाइक द वीडियो इफ यू वांट मोर सेशंस लाइक दिस, ऐसे और सेशंस चाहिए, डू यू वांट मोर सेशंस लाइक दीज, देन प्लीज कमेंट डाउन बिलो, आई वुड लव टू डू मोर सेशंस फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। आई होप यू आर मेकिंग नोट्स बनाने हैं, ठीक है ना। क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एडमिट्स डिस्क्रिमिनेशन विद रीजंस। इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय एपेक्स कोर्ट इन, मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है, बट थोड़ी डिस्क्रिमिनेशन, बट डिस्क्रिमिनेशन विद रीजंस हो सकती है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन विद रीजन अलाउड है कि अगर आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, अगर किसी को ऊपर लेवल दे रहे हो तो अगर उसका कोई रीजन है तो दैट इज अलाउड। ये किस जजमेंट में हेल्ड किया गया था, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एनएम Thomas, State of Kerala versus NM Thomas. In the NM Thomas case, the statue in question was the Kerala state. तो एक statue was in question, ठीक है, under Rule 13A, which required every employee who is to be promoted in subordinate services, मतलब अगर subordinate service में promote होना है, to give a test within 2 years of promotion, ठीक है, 2 years की within 2 years एक test देना था, ठीक है। और SC/ST कैटेगरी वाले लोगों को उन्होंने क्या कहा, दैट एन एक्सटेंशन ऑफ 2 more years, मतलब 2 years तो है ही है, अगर 2 years में नहीं होता तो इनको प्लस 2 years और दिए जाते हैं टू क्लियर द टेस्ट, टोटल 4 years दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ है, बट इट गिव SC/ST एन एक्सटेंशन ऑफ 2 more years, दैट इज 4 years in total, ठीक है। रूल 13AA was added later on and guaranteed the power to the state government to grant more time to SC/STs to pass the test for promotional post apart from initial 4 years, मतलब state government और भी time, more time could have was allowed to be given by state government to SC/ST category। तो आगे क्या हुआ, the main issue in this case was whether the impugned provision section 13AA of the Kerala Act, जिसके अंदर 4 years plus और years दे सकती थी government, is violative of article 16 subarticle 1 and subarticle 2। according to the facts, an unreserved category candidate did get selected because of this new rule made under rule 13A and 13AA, and he challenged
challenged the rule in the High Court of Kerala, which declared the rule as unconstitutional, violating Article 16, Sub-Article 1 and 335. तो कहते हैं कि Article 16 को violate कर रहा है, ठीक है. Then the state government appealed. Supreme Court में गए, केरला हाई कोर्ट ने तो कह दिया कि ये unconstitutional है, ये जो rule है, ठीक है ना, 13A वाला. They argued, as Justice Ayer records in paragraph 139, the need to help scheduled caste and tribes and acting within the constitutional bounds to avert mass reversion to law post after being promoted under Rule 13A without abandoning the requirement of passing tests. Justice Ayer further observed the state viewed this disturbing situation with concern and having regard to their backward condition. वो कहते हैं कि उन्होंने स्टेट ने देखा कि उनकी जो बैकवर्ड कंडीशन है उसको देखते हुए उन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि टेस्ट देना ही नहीं है, उन्होंने उसको और टाइम ग्रांट कर दिया, ठीक है ना. To their backward condition made Rule 13AA, which conferred power on government to grant further spells of grace time to get through these tests. Simultaneously, a period within which two opportunities for passing tests would be availed was afforded by government order issued under Rule 13AA. The state highlighted the factual realities. The state neither exempted the employees belonging to SC/ST category from giving the examination nor relaxed the minimum qualification for the post, but just provided grace to them with respect to time. तो ठीक है ना, तो वो कहते हैं कि इतना डिस्क्रिमिनेशन चल सकता है. डिस्क्रिमिनेशन विद रीजन हो गया, क्योंकि वो बैकवर्ड कंडीशन है उनकी. डिस्टर्बिंग सिचुएशन विद कंसर्न एंड हैविंग रिगार्ड टू द बैकवर्ड कंडीशन. आ गया समझ? स्टोरी अगर हम समझ लेना तो किसी भी केस को अगर याद करना है तो उसकी स्टोरी समझ लेंगे तो हमें ईजी रहेगा. Right. Dash was a leading case on the point as to whether an employer has a right to deduct wages unilaterally and without holding an inquiry for the period the employees go on strike or resort to go slow. Go slow मतलब वो स्ट्राइक पे तो हो गया कि वो काम करने ही नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना, या बैठे हैं काम ही नहीं कर रहे हैं. गो स्लो का मतलब काम तो कर रहे हैं, वर्क तो कर रहे हैं, ऑफिस तो अटेंड कर रहे हैं, पर बहुत स्लोली काम कर रहे हैं, जानबूझ के, इंटेंशनली आर नॉट बीइंग प्रोडक्टिव, ठीक है ना. तो ये क्या होता है? वो होता है गो स्लो. अब ये कौन से केस में हेल्ड किया गया था बच्चा पार्टी? इसका आंसर है ए, बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस TS केला वाला, ठीक है ना. अब इसको कैसे याद कर सकते हैं कि सब फ्री बैठकर बनानास खा रहे थे, केले खा रहे थे. कहाँ पर? बैंक ऑफ इंडिया में सब फ्री बैठकर क्या कर रहे थे? केले खा रहे थे, ठीक है ना. TS की जगह कैसे याद कर सकते हैं? PS केले वाला दिन सेलिब्रेट किया, ठीक है ना. तो इसकी स्टोरी सुन लेते हैं. अब यहाँ पे सबसे पहले गो स्लो का मतलब समझाया है. डिस्क्रिप्शन ऑफ डेलिब्रेट डिलेइंग ऑफ प्रोडक्शन बाय वर्कमैन प्रिटेंडिंग टू बी एंगेज्ड इन द फैक्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट पेरिनिशियस प्रैक्टिसेस दैट डिसकंटेंटेड और डिसग्रंटेड वर्कमैन समटाइम रिजॉर्ट टू, ठीक है ना. गो स्लो मतलब काम पर तो आ रहे हैं बट जानबूझ के काम नहीं कर रहे हैं, बहुत धीरे काम कर रहे हैं. इट वुड नॉट बी फार रॉन्ग टू कॉल दिस डिसऑनेस्ट for while thus delaying production and thereby reducing the output, the workman claimed to have remained employed and thus to be entitled to full wages. ठीक है ना. वो कहते हैं ये dishonesty है कि वो claim कर रहे हो कि we are employed but they are not working fully. Apart from this also, go slow is likely to be much more harmful than total cessation of work. वो कहते हैं कि बिल्कुल जब strike के through वो बिल्कुल काम रोक देते हैं वो अलग बात है, but go slow तो बहुत ज़्यादा harmful है, ठीक है ना. For while during a strike, much of the machinery can be fully turned off. During the go slow, the machinery is kept going on a reduced speed, which is often extremely damaging to machinery parts. For all these reasons, go slow has always been considered a serious type of misconduct. वो कहते हैं कि जो go slow है वो एक serious type of misconduct है. This therefore set aside the order of the tribunal. तो tribunal का जो order था वो set aside किया गया इसके अंदर, एंड उन्होंने हेल्ड किया कि जो गो स्लो है वो एक बहुत मेजर मिसकंडक्ट है, देयरफॉर जो वेजेस हैं वो कट कर सकते हैं. राइट. दिस इज व्हाट वाज डिस्कस्ड इन दिस जजमेंट. राइट. अ कॉर्पोरेट रेजोल्यूशन इज नॉट एन ऑफर अनलेस एफर्ट्स आर मेड टू कम्युनिकेट इट, व्हिच केस हेल्ड. सो कॉर्पोरेट रेजोल्यूशन एक ऑफर नहीं है अनलेस एफर्ट्स आर मेड टू कम्युनिकेट इट. इसकी स्टोरी भी पढ़ेंगे. इसका आंसर है ब्लेयर वर्सेस वेस्टर्न म्यूचुअल बेनिफिट एसोसिएशन. इसका आंसर है ए. तो हम सब लिख लेंगे इसको जल्दी से. कैसे नोट्स कैसे बना रहे हो आप लोग? ये क्वेश्चन है, ये पूरा लिखना है और उसके
उसके बाद ये, ठीक है ना। उसके बाद जो मैम स्टोरी बता रही है वो स्टोरी लिख लेनी है शॉर्ट में, ओके। द रिक्वायरमेंट टू गिव रीजंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस व्हिच अफेक्ट राइट्स एंड लायबिलिटीज हैज बीन हेल्ड टू बी मैंडेटरी फॉर बाय द सुप्रीम कोर्ट। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव जब कोई ऑफिस है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, वो कोई डिसीजन देता है, ठीक है ना, तो इट इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि वो एक जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है एंड वो एक डिसीजन दे रहा है। वो क्वासी जुडिशियल फंक्शन मतलब कि उसका मेजर काम जुडिशरी रिलेटेड नहीं है, बट फिर भी वो डिसीजन दे रहा है, तो उसके अंदर इट इज इम्पॉर्टेंट कि वो रीजंस दे, प्रॉपर रीजंस दे, ठीक है ना। राइट्स एंड लायबिलिटीज डिस्कस करे, ठीक है। इट इज इम्पॉर्टेंट टू डू सो, राइट। एंड सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द सेम इन विच केस, सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में हेल्ड किया ये? सुप्रीम कोर्ट ने एस.एन. मुखर्जी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, right? Let's understand this case. It is now settled law that where an authority makes an order in exercise of a quasi judicial function, मतलब वो एक judicial function perform कर रही है but वो एक judicial body नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे? Quasi judicial. It must record its reasons in support of the order it makes, ठीक है। reasons देने पड़ेंगे, why has to be discussed, right? Every quasi judicial order must be supported by reasons. If courts of law are to be replaced by administrative authorities and tribunals, as indeed वो कहते हैं अगर courts of law replace कर रहे हैं administrative authority या फिर tribunals उसको replace कर रहे हैं, it is important that in some kinds of cases with the proliferation of administrative law they may have to be so replaced. It is essential that administrative authorities and tribunals should accord fair and proper hearing to the person sought to be affected by the orders and give sufficiently clear and explicit reasons in support of the orders made by them, ठीक है ना। क्लियर और एक्सप्लिसिट रीजंस दे, फेयर एंड प्रॉपर हियरिंग का चांस दे, किसको? जिसके अगेंस्ट केस चल रहा है, ठीक है। ये किस केस में हेल्ड किया गया था? एस.एन. मुखर्जी, राइट। Misconduct would cover any activity or conduct which his professional brethren of good repute and competency would reasonably regard as disgraceful or dishonorable. It may be noted that the scope of misconduct is not restricted by technical interpretations of rules of the conduct or rules of conduct. This was proven conclusively in the case of, ये बहुत ही फेमस केस है, इसके अंदर दो तीन इश्यूज डिस्कस हुए थे। एक तो ये हुआ था कि जो एडवोकेट्स हैं वो एडवर्टीज नहीं कर सकते, एंड इसके अंदर एलिगेशंस थे एडवोकेट्स के अगेंस्ट कि जो भी स्टेज से या लिफ्ट से आते थे एडवोकेट्स, उनको दे यूज्ड टू कैच द क्लाइंट्स फ्रॉम देयर इटसेल्फ, एंड देन देयर वाज आल्सो सेड कि स्नैचिंग ऑफ ब्रीफ्स टुक प्लेस और लड़ाई हुई एडवोकेट्स के बीच में। सो इट वाज हेल्ड टू बी अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, राइट। तो वो केस हम पढ़ेंगे। ये किस केस में हुआ था जिसमें कहा गया था कि इट मे बी नोटेड दैट स्कोप ऑफ मिसकंडक्ट इज नॉट स्ट्रिक्टली बाय टेक्निकल इंटरप्रिटेशंस ऑफ रूल्स ऑफ कंडक्ट। वो कहते हैं कि मिसकंडक्ट जो है वो उसको टेक्निकल इंटरप्रिटेशन नहीं दे सकते, बट any activity or conduct which may his professional brother of good repute and company would reasonably regard as disgraceful, ठीक है ना। कुछ ऐसा हो सकता है कि वो डेफिनेशन में ना आता हो, बट अगर हम उसकी बात करें तो इट इज डिसग्रेसफुल, ठीक है ना। तो डिसग्रेसफुल होगा तो मिसकंडक्ट माना जाएगा, राइट। तो दिस वाज हेल्ड इन विच केस? दिस वाज प्रूवन कंक्लूसिवली इन विच केस? बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम.वी. दाभोलकर, ठीक है, दाभोलकर, ठीक है, ओके। द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूरेटिव पिटिशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया इन द केस ऑफ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लस फेमस केस, बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस केस है, और आई थिंक लैंडमार्क जजमेंट्स वाली वीडियो में हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। लैंडमार्क जजमेंट्स वाली वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसका आंसर है रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा। Curative petition. A curative petition is the last constitutional resort available for redressal of grievances in court after a review, ठीक है ना। अब रिव्यू जो होता है वो लास्ट होता है, बट रिव्यू के बाद एक और मतलब केस फाइल किया गया, ठीक है ना, उसके अंदर डिसीजन आया, तो रिव्यू पिटिशन इज डेल्ट विद अंडर सेक्शन 114 एंड ऑर्डर 47 ऑफ द CPC. Any party aggrieved by an order or judgment may apply for reviewing the said order or judgment to the same court. मतलब जिस
कोर्ट ने वो ऑर्डर या डिसीजन दिया, वो सेम कोर्ट ही वो रिव्यू करता है, ठीक है ना। रिव्यू का मतलब है कि जब सेम कोर्ट ही उसको देखती है कि हमने कुछ गलती तो नहीं कर दी, ठीक है ना। अब रिव्यू वो लास्ट रिजॉर्ट होता था, बट अब रिव्यू के बाद एक और है क्यूरेटिव पिटिशन। वो क्या है देख लेते हैं। अ क्यूरेटिव पिटिशन इज अ लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिजॉर्ट अवेलेबल फॉर redressal of grievance in court after a review plea is dismissed or has been exhausted. The court had ruled that a curative petition can be allowed if the petitioner establishes there was a violation of principles of natural justice. Important, ठीक है। अगर principles of natural justice violate हुए, ये प्रूव करोगे, तभी curative petition जो है वो अलाउ किया जाएगा। एंड देयर वर सम फैक्ट्स विच वर ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द कोर्ट बट वर इग्नोर्ड बाय द कोर्ट बिफोर पासिंग एन ऑर्डर। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कोर्ट ने इग्नोर कर दिए, ठीक है ना। वैसे रिव्यू लास्ट रिजॉर्ट होता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में चले गए, केस फाइल कर दिया, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो कुछ भी नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्या है, हाई कोर्ट में क्या है तो ठीक है, हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्या है, ठीक है। वहाँ पे केस फाइल किया, ठीक है, रिव्यू भी फाइल कर दिया कि आप अपनी जजमेंट देख लो, उसके बाद क्यूरेटिव पिटिशन का ऑप्शन है। और ये कौन से केस में ले डाउन किया था कॉन्सेप्ट, रूपा हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा। और उन्होंने क्या बोला था, हुर्रे, yes we can file the case again, right? Which case where the advocate of one of the parties was asking for continuous adjournment. adjournment मतलब डेट लेना, adjournment का मतलब क्या होता है, डेट मांगना। when the advocate asks for date और जज के for मतलब नेक्स्ट डेट दे देते हैं, ठीक है। adjournment का मतलब अगर कहे कि केस was adjourned मतलब अगली तारीख मिल गई, सिंपल शब्दों में कहा जाए तो, ठीक है ना। adjournment क्या कर रहा था एडवोकेट, continuous adjournment to the immense inconvenience of the opposite party. It was held by the Supreme Court that seeking adjournment for postponing the examination of the witnesses, क्या हेल्ड किया था सुप्रीम कोर्ट ने, हेल्ड किया था कि अगर आप adjournment सीक कर रहे हो for postponing the examination of witnesses who were present without making other arrangement for examining such witnesses is a dereliction, the state of being abandoned or neglected of the duty that an advocate owed to the court amounting to misconduct. वो कहते हैं कि विटनेसेस आ रहे हैं, आप जानबूझ के एडजॉर्नमेंट ले रहे हो, दिस वाज अ मिसकंडक्ट, ठीक है ना। आप निग्लेक्ट कर रहे हो एज एन एडवोकेट अपनी ड्यूटीज को दैट यू ओ टुवर्ड्स द कोर्ट एंड देयरफॉर इट इज अ मिसकंडक्ट, राइट। ये केस में हम समझ में आ गया क्या किया, राइट। अब ये कौन से केस में हुआ था, ए एनजी दास्ताने वर्सेस श्रीकांत एस शिंदे, एनजी दास्ताने वर्सेस श्रीकांत एस शिंदे। अब शिंदे साउथ इंडियन मूवीज में हमेशा मतलब वो गुंडा टाइप्स होते हैं, राइट, तो ऐसे आप याद कर सकते हो, ओके। Supreme Court held in VC Rangadurai versus D. Gopalan, an advocate who has been debarred or suspended from practice must prove after expiration of a reasonable length of time. मतलब जिनको practice से डिबार कर दिया गया है या सस्पेंड कर दिया गया है, वो कुछ सालों बाद रीजनेबल लेंथ के बाद ऑफ टाइम ये प्रूव कर सकते हैं दैट ही अप्रिशिएट्स द इनसिग्निफिकेंस ऑफ हिज डेरिलिक्शन, मतलब जो इग्नोरेंस करी, जो उसने ड्यूटी नहीं फॉलो करी। ही हैज लिव्ड अ कंसिस्टेंट लाइफ ऑफ पॉवर्टी एंड इंटेग्रिटी, ही possesses the good character necessary to guarantee uprightness and honor in his professional dealing. The burden is on the applicant to establish that he is entitled to resume the privilege of practicing law without restrictions. Answer is C. Answer is he possesses the good character necessary to guarantee uprightness and honor in his professional dealings. Okay, कौन से केस में हेल्ड किया गया था, VC रंगादुराई वर्सेस डी गोपालन, राइट। ये करेंगे हम और साथ में आप ये भी नोट करोगे, ठीक है। पहले नाम, फिर ये वाला पार्ट एंड देन दिस, ओके। सेक्शन 66A, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट, अगेन लैंडमार्क जजमेंट्स वाले केस में हमने डिस्कस करी हुई है। सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वाज हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन द केस ऑफ, बहुत ईजी है, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है ये, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आप देखोगे बहुत बार आया हुआ है, ओके। The provisions of the Arbitration and Conciliation Act 1996 have to be interpreted being uninfluenced, मतलब uninfluenced by the principles underlining 1940 Act. तो 1940 arbitration का पहले एक्ट था और फिर अब 1996 आ गया, तो वो कहते हैं कि 1940 से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। दिस ऑब्जर्वेशन वॉज लेड डाउन इन, कौन से केस में लेड डाउन किया गया था, सुंदरराम फाइनेंस लिमिटेड वर्सेस NEPC
लिमिटेड। ठीक है, अगेन important and easy, important and easy. The 1996 Act is very different from the Arbitration Act 1940. The provisions of this act have therefore to be interpreted and construed independently. In fact, reference to 1940 Act may actually lead to misconstruction. वो कहते हैं कि जो 1940 का एक्ट है और जो 1996 का एक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, तो एक साइड पे जाता है तो दूसरा दूसरी पे. In other words, the provision of 19% Act have to be interpreted being uninfluenced by the principles underlying the 1940 Act. In order to get help in construing these provisions, it is more relevant to refer to the UN CETRAL model law rather than the 1940 Act. वो कहते हैं UN CETRAL से आप इंस्पायर फिर हो जाओगे थोड़ा बहुत, पर 1940 और 1996 का तो बहुत ही डिफरेंट है. ओके, in which case did the Supreme Court hold that misconduct envisages breach of discipline? Misconduct envisages breach of discipline. किस केस में हेल्ड किया गया था? This was held in the case of Norantanmal Chaurasia versus MR Murli. तो इसमें क्या हुआ था? In the case, the Supreme Court has held that misconduct has not been defined in the Advocates Act 1966, but misconduct envisages breach of discipline. ठीक है ना? Misconduct includes breach of discipline, although it would not be possible to lay down exhaustively as to what would constitute misconduct and indiscipline, which however is wide enough to include wrongful omission or commission, whether done or omitted, to be done intentionally or unintentionally. मतलब कुछ करना था वो नहीं किया, कुछ नहीं करना था वो किया, तो उसको आप मिसकंडक्ट बोल सकते हो. वो कहते हैं कि दो ये डिफाइन नहीं है, वर्ड मिसकंडक्ट डिफाइंड नहीं है. ठीक है. In which of the following cases it was said that unless a right of appeal is clearly given by statute, it does not exist? तो right of appeal जो है ये हमेशा याद रखना, right of appeal हमेशा statute के अंदर clearly mention होगी, अगर नहीं होगी तो right of appeal नहीं होगी. मतलब आप किसी और तरीके से केस जो है वो फाइल कर सकते हो, बट right of appeal जो होती है, right to appeal जो है ना, वो statute के अंदर clearly mentioned होगी, clearly mentioned होगी, और हर statute में नहीं mentioned होती है. ठीक है ना? तो ये किस चीज में है, किस केस में हेल्ड किया गया था? मेसर्स राम नारायण प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड. नोट कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है ना? ये कई बार ऐसा भी आ जाता है कि राइट टू अपील कहाँ से अराइज होती है? स्टैच्यूट से अराइज होती है. ठीक है ना? तो हम अपना केस लॉ भी नोट कर लेंगे. अंडर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, एक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट टू समन, प्रोग एंड डिसॉल्व ईदर ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट शैल बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल इफ एक्टेड विदाउट एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. मतलब उसको बुलाना, डिसॉल्व करना जो ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा या राज्यसभा को, विदाउट, ठीक है ना, विदाउट द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वुड बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल. ये किस केस में हेल्ड किया गया था? सी UN राव वर्सेस इंदिरा गांधी. UN राव वर्सेस इंदिरा गांधी. दिस इज इंपॉर्टेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज लीडिंग केस इन टर्म्स ऑफ डेलिबरेट डिले इन फाइलिंग ऑफ द सूट रिजल्टिंग इन ह्यूज लॉसेस टू द कंप्लेनेंट. ठीक है ना? कौन से केस के अंदर ये क्वेश्चन टेकन अप किया गया था कि अगर कोई जानबूझ के, एडवोकेट इंटेंशनली जानबूझ के डिले करे फाइलिंग ऑफ द केस के अंदर, रिजल्टिंग इन ह्यूज लॉसेस टू द कंप्लेनेंट. ठीक है, इसका आंसर है ए, प्रोफेसर कृष्णराज गोस्वामी वर्सेस विश्वनाथ डी मुश्कर. राइट. The petitioner, a professor of political science who had done substantial research and deeply interested in ensuring proper implementation of the constitutional provisions, challenged the practice followed by state of Bihar in repromulgating a number of ordinances without getting the approval of legislature. ठीक है ना? number of ordinances मतलब ordinance वो कर देने, issue कर देने. ठीक है ना? और उसके अंदर approval नहीं लेना legislature का. अप्रूवल नो, विदाउट अप्रूवल. अगर ऑर्डिनेंस की जो पावर है उसके अंदर अप्रूवल लेना जरूरी है. ठीक है ना? तो ये प्रोफेसर ने, एक पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे, उन्होंने ये कैच किया था एंड केस फाइल किया था. द कोर्ट हेल्ड दैट द पिटिशनर एज अ मेंबर ऑफ पब्लिक हैज सफिशिएंट इंटरेस्ट टू मेंटेन अ पिटिशन अंडर आर्टिकल 32. दिस रिलेट्स टू द केस ऑफ, किस केस से रिलेट करता है ये? DC वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस,
very important case. In MC Mehta versus Union of India, Shri Ram Fertilizers case, the court held that in escape of, ये हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं, पार्ट 1 में डिस्कस किया, इसका आंसर चाहिए मुझे, बताइए इसका आंसर क्या है जल्दी से। इसका आंसर है इन escape of toxic gas, the enterprise is strictly and absolutely liable to compensate all those who are affected by the accident, and such liability is not subject to any of the exceptions which operate to the tortious principle of strict liability. तो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था पिछली बार भी, तो दिया आंसर इज ए. ओके, in MC Mehta versus Union of India, Shriram Food and Fertilizers case relates to oleum gas leak. Oleum gas leak, ये important है, ये important है. MC Mehta filed a PIL under Article 21 and 32 of the Constitution and sought closure and relocation of Shriram caustic chlorine and sulfuric acid plant, which was located in a thickly populated area of Delhi. ये कीर्ति नगर में located था, ठीक है ना. और ये केस, जब ये गैस लीक होने से पहले ही MC मेहता ने केस फाइल किया था, एंड इन द मीन टाइम गैस लीक हो गया था, ठीक है ना. ओके, in which of the following cases the Supreme Court held that an international commercial arbitration is one which has its legal seat of arbitration outside India? International commercial arbitration कौन सी मानी जाएगी, जिसकी जो legal seat है वो of arbitration वो outside India है, ठीक है. भाटिया इंटरनेशनल versus bulk trading essay, again a very important case. Okay, parties to an international contract had resorted to arbitration in accordance with the rules of ICC Paris to be conducted in Paris, ठीक है ना. parties ने अपने contract में कहा था कि पेरिस के अंदर arbitration होगी, ठीक है. as the foreign party wanted to ensure that in the event of favorable award it would be able to recover its claim from the Indian party, it applied to an Indian court for interim measures securing the property of the Indian party. तो उन्होंने क्या किया, जो पार्टी थी, जो फॉरेन पार्टी थी, वो इंडियन कोर्ट में उन्होंने अप्लाई कर दिया कि जो ये इंडियन पार्टी है इसकी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, वो मतलब वो सेल ना कर पाए, ठीक है ना, जब तक डिसीजन नहीं आता कि अगर उनकी फेवर में होता है तो इसी प्रॉपर्टी से उनको क्लेम मिलेगा. द इंडियन पार्टी ऑब्जेक्टेड टू द एप्लीकेशन ऑन द ग्राउंड दैट द आर्बिट्रेशन इन क्वेश्चन वाज बीइंग हेल्ड इन पेरिस एंड अंडर द न्यूयॉर्क कन्वेंशन देयर इज नो प्रोविजन फॉर इंटरिम मेजर. वो कहते हैं कि जो जहां पर ये आर्बिट्रेशन हो रही है उनके वहां पे इंटरिम मेजर का कोई लॉ ही नहीं है, ठीक है. द हाई कोर्ट रिजेक्टेड द कंटेंशन. द इंडियन पार्टी देन अप्रोच्ड द सुप्रीम कोर्ट व्हिच upheld the high court judgment. In brief, the Supreme Court of India held that part 1 of the Arbitration and Conciliation Act, which gives effects to UNCITRAL model law and which confers power on the court to grant interim measure, applied even to arbitration being held outside India, ठीक है ना. वो कहते हैं कि even outside India भी अगर held हो रही है तो ये law applicable होगा, right. A landmark habeas corpus petition was filed during emergency. That is very very important, बहुत ही important. इसका आंसर हम सबको पता होना चाहिए. That is D. ADM जबलपुर versus शिवकांत शुक्ला. ADM जबलपुर versus शिवकांत शुक्ला, ठीक है. एडीएम जबलपुर का जो केस है ना, उसकी स्टोरी एक बार समझ लो, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, ठीक है ना, और याद भी रहेगा हमें, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन कर आते हैं. स्टोरी समझ ली ना तो तुम्हें हर क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा, ठीक है. ध्यान देना. अब इट ऑल स्टार्टेड विद अ जजमेंट डिलीवर्ड बाय इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑन जून 12, 1975 बाय जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा. In state of Uttar Pradesh versus Raj Narayan, the petitioner challenged the election of Indira Gandhi to the Lok Sabha and resultant victory from Raebareli constituency in UP. ठीक है ना. तो जो इंदिरा गांधी के इलेक्शंस हुए और उसके अंदर वो जीती रायबरेली से, वो चैलेंज की इलेक्शन, ठीक है. On 12th June, she was convicted by Justice Sinha of having indulged in wrong practices and declared her election void. That means she couldn't contest any election or hold her office for the period for next 6 years. ठीक है ना. तो उनके इलेक्शन जो था, इंदिरा गांधी के जो इलेक्शंस थे वो चैलेंज कर दिए गए. She was held convicted, मतलब जो चार्जेस थे प्रूव हुए. इट वॉज प्रूव दैट शी हैज डन समथिंग रॉन्ग, एंड प्रूव हुआ तो क्या हुआ, that she couldn't contest any election or hold her office for the period of next 6 years.
She appealed to the Supreme Court and the apex court only granted her a conditional stay. ठीक है ना, तो apex court बता चुकी ना, Supreme Court होता है, ठीक है, तो Supreme Court ने conditional stay grant कर दिया. Due to restraining her political power by the apex court made her dysfunctional in a matter of vote or speak in Lok Sabha. ठीक है, वो vote और बोल तो सकती ही नहीं थी लोक सभा के अंदर, तो डिसफंक्शनल हो गई. इन डेस्पिरेशन टू होल्ड द चेयर ऑफ प्राइम मिनिस्टर शी रिक्वेस्टेड द देन प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद, इनका नाम भी याद करना जरूरी है, फखरुद्दीन अली अहमद, टू डिक्लेयर एन इमरजेंसी अंडर क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. उन्होंने क्या किया, emergency declared declare करवा दी emergency, which he did on June 26, 1975. The government said a grave emergency existed whereby the security of India was threatened by internal disturbance. आपको पता होगा ना कि emergency 2 से 3 grounds देने पड़ते हैं emergency के, financial है, national है, ठीक है ना, स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल जिसे हम कहते हैं, तो उन्होंने नेशनल इमरजेंसी लगा दी का इंटरनल डिस्टर्बेंस है, राइट. ये हुआ. एनीवन हु वाज कंसिडर्ड टू बी अ पॉलिटिकल थ्रेट. अब इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी के अंदर क्या होता है, इमरजेंसी के अंदर क्या होता है, मेजर हमारी फंडामेंटल राइट्स तो क्रॉस हो जाती हैं, ठीक है ना. स्टेट्स जो होती हैं वो कुछ कर नहीं सकती, सारी पावर्स किसके पास आ जाती है, सेंटर के पास, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन जाती है हमारी. एनीवन हु वाज कंसिडर्ड टू बी अ पॉलिटिकल थ्रेट टू द अथॉरिटीज और एनीवन हु कुड रेज हिज और हर पॉलिटिकल ओपिनियन फ्रीली वाज टेकन इनटू कस्टडी विदाउट ट्रायल अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज. कर सकते हैं, ठीक है, ये कर सकते हैं, अलाउड है इमरजेंसी में. दिस कॉज्ड लेड टू अरेस्ट ऑफ मेनी लीडर्स फ्रॉम ऑपोजिशन सच एज अटल बिहारी वाजपेयी, मुरारी देसाई, जयप्रकाश नारायण, बहुत सारे अरेस्ट हो गए, ठीक है ना, बिकॉज ऑल दीज लीडर्स वर प्रूविंग टू बी पॉलिटिकल थ्रेट टू इंदिरा गांधी, क्योंकि उनको पता, दे न्यू द लॉ और वो वॉइस रेज कर सकते थे, इसलिए क्या किया, उनको जेल में डाल दिया पकड़कर. दीज पीपल देन फाइल्ड पिटिशंस इन वेरियस हाई कोर्ट्स इन द कंट्री चैलेंजिंग द detainment. Most of the High Court gave their judgment in favor of these petitions, which compelled Indira Gandhi government to approach Supreme Court for this issue, and which became Additional District Magistrate Jabalpur versus Shivkant शुक्ला. ठीक है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में आ गए, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला के नाम से जाना जाता है केस. इट इज ऑल्सो नोन एज हैबियस कॉर्पस केस. द हैबियस कॉर्पस केस इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है, important, note कर लीजिए, because usually this is a writ filed in a Supreme Court when someone is arrested. At the time when emergency was proclaimed, this writ was not considered as a fundamental right, and Article 21 under Article 21 remained suspended. आगे क्या हुआ, majority ruling was pronounced by 4 judges while Justice Khanna delivered a powerful dissent. मतलब he did not agree with the majority of judges. The court held, given the presidential order dated so and so, no person has any locus standi to move any writ petition. वो कहते हैं maintainable ही नहीं है under Article 226 before the High Court for habeas corpus or any other writ or order or direction to challenge the legality of an order of detention on the ground that the order is not under or in compliance with the act or is illegal or is vitiated by malified factual or legal or is based on extraneous कंसिडरेशन. वो कहते हैं कि राइट ही नहीं है, मेंटेनेबल ही नहीं है पिटिशन, ठीक है. जस्टिस एच.आर. खन्ना इन हिज डाइसेंट स्टेटेड दैट इन्वोकिंग आर्टिकल 359 सब आर्टिकल 1 डज नॉट टेक अवे द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू अप्रोच द कोर्ट फॉर द implementation of a statutory right. He added that Article 21 is not the sole repository of life and personal liberty. He further stated that during the proclamation of emergency, Article 21 only loses the procedural power, but the substantive power of this article is very fundamental, and the state does not have the power to deprive any person of life and liberty without the authority of law. वो कहते हैं कि नहीं ले सकते ऐसे, तो वो dissent था, he did not agree. There was so much political pressure during that particular hearing that this dissent caused Justice Khanna his chance of becoming the Chief Justice, as he was the second in line to the chair of CJI at that time. He could not become, this is a very famous case, that is why he could not become the Chief Justice of India, because he did not agree with the
majority, right? Supreme Court has decided in Keshwananda Bharti versus State of Kerala that हमने ये रट चुके होंगे अब तक तो ना. इसका आंसर है Parliament can amend any provision of the Constitution but cannot alter the basic structure and basic feature of the Constitution. C है इसका आंसर. Supreme Court decided in SR Bommai versus Union of India relating to the president rule in state, relating to the illegal detention, relating to the right to clean environment, none of the above. It was dealt with relating to the president rule in the state. देखते हैं. SR Bommai was the chief minister of Janata Dal government in Karnataka between August 13 to this. His government was dismissed on April so and so under Article 356 of the Constitution, and President's rule was imposed in what was then a mostly common mode to keep opposition parties at bay. तो जहाँ पे भी मतलब जिस भी स्टेट में सेंटर में अगर कांग्रेस है मान लीजिए, ठीक है ना, और स्टेट के अंदर कोई और आ गई, जैसे यहाँ पे जनता दल आ गया, तो जो मतलब क्योंकि सेंटर में कांग्रेस है तो ऑपोजिट कोई और पार्टी आ गई है, तो उस स्टेट में इमरजेंसी लगा दी जाती थी एंड दोबारा इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते थे so that मतलब जो सेंटर में पार्टी है वही वापस से आ जाए. The dismissal was on grounds that Bommai government had lost majority following large-scale defections engineered by several party leaders of the day. The governor P. Venka Subhai refused to give Bommai an opportunity to test his majority in the assembly, despite the latter presenting him with a copy of the resolution passed by the Janata Dal legislature party. Okay, he was ready to prove that he has majority with him, but the governor never gave him a chance. Now this was Bommai went to the court against the governor's decision to recommend president's rule. First, he moved to the Karnataka High Court, which dismissed his writ petition. Then he moved to the Supreme Court. Right, the case, which would go on to become one of the most cited whenever hung assemblies were returned and parties scrambled for a government, took almost 5 years to see a logical conclusion. It almost took 5 years for the decision to come. Okay. Now, a 9-judge constitutional bench of the Supreme Court issued the historic order, which in a way put an end to the arbitrary dismissal of state governments under Article 356 by spelling out restrictions. ठीक है, तो पहले क्या होता था, प्रेसिडेंट रूल, ठीक है ना, या स्टेट इमरजेंसी ऐसे ही लगा दी जाती थी, ठीक है ना. द ओनली रीजन वाज कि क्योंकि वहां पे ऑपोजिट कोई पार्टी आ गई है जो सेंटर में नहीं है, तो गवर्नमेंट प्रेसिडेंट रूल लगा दो, ठीक है. बट सुप्रीम कोर्ट ने इस कोर्ट में क्या किया, इस केस के अंदर दे डिफाइंड रिस्ट्रिक्शंस, लेड डाउन सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस. वो क्या रिस्ट्रिक्शंस थी वो देखते हैं. The verdict concluded that the power of the president to dismiss a state government is not absolute. ठीक है, power of the president to dismiss a state government is not absolute. The verdict said the president should exercise the power only after his proclamation imposing his or her rule is approved by both houses of the parliament. Note कर लो, both houses of the parliament need to approve it. Till then, the court said the president can only suspend the legislative assembly by suspending the provisions of constitution relating to legislative assembly. तब तक सिर्फ legislative assembly ही suspend कर सकते हैं जब तक कि दोनों हाउस उसको approve नहीं कर सकते. The dissolution of legislative assembly is not a matter of course. It should be resorted to only where it is found necessary for achieving the purposes of the proclamation, the court said. In case both houses of parliament disapprove or do not approve the proclamation lapses at the end of the 2-month period. In such a case, the government which was dismissed revised, अगर वो मतलब 2 months, by the end of 2 months वो approve नहीं हो पाती है, तो गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो रिवाइव हो जाएगी. The legislature assembly which may have been kept in suspended animation gets reactivated, the court said. Also, the court made it amply clear that the presidential proclamation under Article 356 is a subject to judicial review. कोर्ट पे जा सकते हैं, कोर्ट डिसाइड करेगा कि सही है या नहीं. Judicial review, important. Please make a note of this. This is very important. The family courts have concurrent jurisdiction to pass a decree for dissolution of marriage under the Indian Divorce Act, in which case the order was passed. Dr. Mary versus Dr. Vincent. Supreme Court in SP Gupta versus Union of India decided on free legal aid, bonded labours, judges transfer, illegal detention, judges transfer. ठीक है.
These writs were filed in response to the non-appointment of 2 judges and the transfer of the judge. Okay, it was in this case, SP Gupta का case discuss कर रहे हैं यहाँ पर हम. It was in this case where the idea of the collegium system of appointment of judges came into significance. ठीक है ना कि to quote the words of P.N. Bhagwati, we would rather suggest that there must be a collegium to make a recommendation to the president regarding the appointment of a Supreme Court or High Court judge. The recommending authority should be broader based and there should be consultation with wider interest. If the collegium is composed of persons who are expected to know the person who may be fit for appointment on the bench and of qualities required for appointment, and this last requirement is essential, it would go a long way towards securing the right kind of judges who would be truly independent in the sense we have indicated above and who would invest the judicial process with significance and meaning for the deprived and exploited sections of humanity. तो वो कहते हैं कि कुछ सिस्टम ऐसा बनाओ कि जिसके अंदर जो जजेस हैं वो इन्वॉल्व हो, जो उनको जानते हो कि कौन बेटर है कौन नहीं. तो कोलेजियम सिस्टम का कॉन्सेप्ट ले डाउन किया गया था SP गुप्ता में. जो ट्रांसफर ऑफ जजेस थे वो ट्रांसफर ऑफ जजेस का जो कॉन्सेप्ट था जो मिसयूज किया जा रहा था उसके बारे में बात करी गई थी. राइट. So guys, that's it for today's video. I hope you found this video helpful. अगर आपको ये video helpful लगी तो like कर देना, channel को subscribe कर देना. And if you want me to do more sessions like this one, then comment down below and tell me what problems are you facing so that accordingly I can make a video. मैं उसी हिसाब से एक video आपके लिए बना दूंगी. Right? So yeah, do not forget to watch part 1 of this session and also जो landmark judgments वाली video है इस बार पक्का से आपको link description box में मिल जाएगा for sure. नहीं तो लैंडमार्क जजमेंट्स बाय लॉगेरी टाइप करना यूट्यूब पे जाकर आपको वो मिल जाएगी वीडियो. सो या दैट्स इट. लॉगेरी साइनिंग ऑफ. आई विल सी यू सुपर सून. यू गाइस टेक केयर.